हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है आपकी हिंदी से संबंधित। हिंदी टीजीटी पीजीटी या फिर आप अगर सुपर टैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर टैट की तैयारी कर रहे हैं या केवीएस या फिर आप हरियाणा टीजीटी पीजीटी हिंदी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी सुपर टैट तो होने ही वाली है। यूपी में सुपर टीईटी होने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, ये समझिए आप। ठीक है, और टैट इससे पहले आपकी टैट परीक्षा होगी। और पीजीटी और टीजीटी के जो भी छात्र हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो टीजीटी पीजीटी से भी संबंधित होंगे। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था। अब यहीं देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में भी पूछा जाएगा, पीजीटी में पूछा जा सकता है, आपका टैट में भी पूछा जा सकता है, सुपर टैट में भी पूछा जा सकता है। किसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ तक कि आपको नेट जेआरएफ में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रामचरित मानस की भाषा लिखिए। तो ब्रज थी, भोजपुरी थी, अवधी थी या मागधी थी। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा गया था ये रामचरित मानस। और अगर ये रामचरित मानस के लेखक पूछ लिए जाएंगे तो आपके कौन है? तुलसीदास हैं आपके। कौन से हैं? तुलसीदास द्वारा ये लिखा गया था। और अगर इसके कांड पूछ लिए जाए तो इसमें 7 कांड होते हैं। क्या होते हैं? 7 कांड होते हैं इसमें। ठीक, 7 कांड होते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है इससे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगधी, कौरवी, हिंदुस्तानी या बघेली? खड़ी बोली का दूसरा नाम। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम जो है वो क्या कहेंगे? उसे हिंदुस्तानी कहेंगे या बघेली कहेंगे या कौरवी कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए। तो खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो है आपका क्या है? कौरवी। खड़ी बोली को दूसरा नाम कौरवी भी कहते हैं। और अगर वर्तमान रूप इसका पूछ लिया जाए तो वर्तमान रूप खड़ी बोली का क्या है? हमारी हिंदी। हिंदी जो भी हमारी हम जो पढ़ते हैं, हिंदी गद्य वो और या फिर पद्य, तो हिंदी भाषा जो भी है हमारी जिसमें हम पढ़ते लिखते हैं, वो ये समझिए वो आपका खड़ी बोली का रूप है। और उसे हम कौरवी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ये क्वेश्चन है आपका। शारदा लिपि से, खगोष्ठी लिपि से, कुटिल लिपि से या ब्राह्मी लिपि से? तो हमारे जो अधिकतर भाषाओं का जो विकास अगर पूछा जाएगा तो वो ब्राह्मी लिपि से है। ब्राह्मी लिपि से है। और देवनागरी भाषा, अगर भाषा पूछ लिया जाए या लिपि, तो देवनागरी लिपि होती है। कौन सी होती है? देवनागरी लिपि। अगर लिपि पूछ ली जाएगी तो कौन सी होगी? ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि। ठीक है, ये होता है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, देवनागरी लिपि किस भाषा में की लिपि है? देवनागरी लिपि देखो आ गई इसमें। तो देवनागरी लिपि की भाषा की किस भाषा देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है, ये पूछा जा रहा है। पंजाबी की, बंगला की, उर्दू की या हिंदी की? तो देवनागरी लिपि जो है वो आपकी किसकी है? हिंदी की लिपि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, छा वर्ण किस योग से बना है? देखिए ये भी पूछा जाता है, छा वर्ण किस योग से बना है? का आधा का प्लस शाह से, पेट चेरा शाह से। बी है का आधा का प्लस शाह। सी विकल्प में है आपका आधा का प्लस छा से। और डी में आपका दिया है का प्लस छा से। तो इसमें क्या होगा आपका? इसमें जो होगा वो होगा का प्लस और पेट चिरा सा, यानी आधा का और सा बन के आपका छा बनता है। पांचवें का आपका जो होगा वो पहला को आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख क्या पूछा जा रहा है इसमें। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है मतलब एक ऐसा अक्षर है इसमें जो दंत नहीं है। अब जो अक्षर हमारे बनते हैं वो कैसे बनते हैं? आपकी जो वर्णमाला होती है वो पहला अक्षर आपका का से बनेगा, दूसरा अक्षर आपका चा का बनेगा, फिर आपका टाका बनेगा, फिर आपका ताकी होगी, और उसके बाद आपका पा से बनता है, मतलब कचट तक। इससे आपके पांचों जो व्यंजन होते हैं वो बनकर तैयार होते हैं, जैसे काका गागा, चाचा जाजा, वहाँ टाटा डाडा आना, ताता दादा ना, पापा बाबा माँ। ठीक है, इस तरह से बनते हैं। अब ये तो आपका कंठ का हो गया। और ये आपका तालब हो गया, चाकी वर्ण। चाके जो पांचों वर्ण होते हैं वो आपके कैसे हो गए? तालब हो गए। और टाके जितने वर्ण होते हैं वो आपके मूर्धन्य हो जाते हैं। और ताके जितने वर्ण होते हैं वो आपके दत्त हो जाते हैं। और पाके जितने होते हैं वो आपके ओष्ठ हो जाते हैं। अब पूछा ये जा रहा दंत नहीं है। दंत का मतलब दंत में कौन सा आएगा आपका? तो दंत में आपका ता के अक्षर आते हैं। ठीक है, ताके तो ता था दा धा
ना। आपका क्या पूछा जा रहा है, दंत नहीं है, तो ता था दादा ना। देखिए ता इसमें आ रहा है और दा भी आ रहा है इसमें और इसमें ना भी आ रहा है, लेकिन टा नहीं आ रहा, क्योंकि टा किसका वर्ण है आपका, टा जो वर्ण है वो आपका है मूर्धन्य का। ये टा जो है वो काय का है, मूर्धन्य का है। तो इसमें आंसर जो आपका होगा वो टा होगा, ठीक है, क्योंकि टा जो है वो मूर्धन्य है। और ये जो ताथा दादा ना है ये आपके दंत के हैं, काय के हैं, ये दंत के हैं, ठीक है, दंत के हैं, और ये आपका मूर्धन्य का है टा। ठीक है, इस तरह से आपका जो आंसर इसका होगा छठे का वो होगा आपका टा यानी टी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है ये पूछा जा रहा है। का क्या चीज है, ओष्ठ का है या कंठ का है या नासिक है या तालु है। तो का की बात हो रही है, तो का के अभी मैंने बताया था ना, का कचट तप यानी कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, इस तरह से हमारा होता है। ठीक है, कंठ, तालु और फिर मूर्धन, फिर दंत और फिर ओष्ठ। तो का की सिर्फ पूछा जा रहा है इसमें। तो ओष्ठ का है, ये कंठ का है, नासिक का है, या तालु का है। तो का होगा वो आपका है कंठ का, कंठ का अक्षर है आपका का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। अब इसमें देखिए घोष और अघोष पूछा जा रहा है, कौन सा वर्ण आपका घोष है और कौन सा वर्ण आपका अघोष है, ये पूछा जा रहा है, घोष और अघोष। देखिए इसमें कौन सा होगा आपका घोष और अघोष। अब इसमें जो पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो घोष देखिए इसमें पा, चा, टा और दा। अब घोष और अघोष कैसा होता है आपका, अघोष एक अक्षर होते हैं आपके अघोष और एक होते हैं आपके सघोष या घोष कहते हैं उन्हें। ठीक है, दो प्रकार के अक्षर होते हैं हमारी वर्णमाला में। अब अघोष में कौन से होते हैं, अघोष में हमारी वर्णमाला का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर आता है, और घोष या सघोष में हमारा वर्णमाला का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर आता है। ठीक है, जो व्यंजन होते हैं उनकी बात हो रही है इसमें। तो इसमें आपका तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर आएगा। अब इसमें आंसर देख लीजिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ण वर्ण घोष है। तो देखिए पा आपका पहला अक्षर है, इसका मतलब ये अघोष है। टा भी आपका पहला अक्षर है, इसका मतलब ये अघोष है। और दा आपका कौन सा अक्षर है, ये आपका तीसरा अक्षर है। और था आपका दूसरा अक्षर है, इसका मतलब ये वाला अक्षर इसमें आएगा, ये वाला अक्षर इसमें आएगा और ये वाला अक्षर इसमें आएगा। लेकिन दा जो है वो आपका कौन सा है, आपका घोष में आ रहा है। घोष का मतलब ये वाला तीसरा अक्षर है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका दा यानी कि सी। इसका जो विकल्प होगा वो आपका सी सही होगा, कि घोष वर्ण कौन सा है वो आपका सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले कुछ दिए हैं निर्देश, निम्नलिखित 3 से 13 निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से पूछा जा रहा है कौन से शब्द शुद्ध हैं और कौन से अशुद्ध हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, पहला जो क्वेश्चन आपका बना हुआ है वो है एक, यानी शीर्षक, शीर्षक, शीर्षक और शीर्षक, कौन सा इसमें अक्षर आपका सही होगा वो पूछा जा रहा है। इन चारों अक्षरों में से कौन सा सही होगा। तो 9 का होगा जो आपका है सी यानी शीर्षक, ये वाला अक्षर जो है आपका शुद्ध है, और ये तीनों है वो आपके कैसे हैं, अशुद्ध है, यानी ये गलत है। ठीक है, अब 10वें में क्वेश्चन में देखिए आपका मंत्रिमंडल कौन सा सही लिखा है, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिमंडल। ठीक है, अब आप देखिए इसमें मंत्रिमंडल कौन सा सही होगा, शुद्ध शब्द बताइए, इसमें शुद्ध शब्द बताने के लिए है। तो मंत्रिमंडल की अगर बात इसमें करेंगे कौन सा होगा इसमें बताइए, तो 10वें का होगा इसमें बी यानी मंत्रिमंडल। ये जो शब्द होगा बी वाला वो आपका सही है, इसमें मंत्रिमंडल इसमें सही है। ठीक है, लिखा हुआ। अब आएगा आपको 11वां क्वेश्चन, 11वें में भी आपका सही शुद्ध जो अक्षर है वो पूछा जाएगा, शुद्ध वर्तनी। तो अतिथि सही होता है, अतिथि सही होता है, या अतिथि सही होता है, या आतिथि सही होगा, इसमें कौन सा होगा। तो 11वें का होगा बी यानी अतिथि, आ ताप छोट पाए ती और था पे छोट पाए थी, ये अक्षर जो होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन की जो वर्तनी थी, पहले में आपका शीर्षक सही होगा, दूसरे में मंत्रिमंडल का बी सही होगा, और आपका यहाँ मतलब 11वें में भी आपका बी सही होगा यानी अतिथि। अगले कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपके, जैसे 12वां क्वेश्चन दिया है। 12वां क्वेश्चन में इसमें भी शुद्ध अशुद्ध छोड़ देखना है, पूर्ति सही होगा, पूर्ति सही होगा, पूर्ति सही होगा या पूर्ति सही होगा। इसमें देखिए कौन सा सही होगा, तो इसमें जो 12वें का विकल्प होगा वो होगा हमारा सही सी, यानी पूर्ति जो है वो सही रूप से लिखा गया है और ये सब गलत है। अब 13वां क्वेश्चन देखिए,
निरस्ता लिखा हुआ है यहाँ, निरस्ता, निरस्ता या नीरस्ता। तो इसमें जो अक्षर सही होगा 13वां, वो होगा आपका डी सही, यानी नीरस्ता जो होता है ये एक शब्द होता है जो सही है, वर्तनी ये सही है। 14वें में देखिए कौन सी वर्तनी सही होगी, महा प्लस आत्मा से शब्द बनेगा। क्या बनेगा महा प्लस आत्मा से, यानी ये संधि भी है। तो बताइए कौन सा शब्द बनेगा, महात्मा या महात्म बनेगा, महात्मा बनेगा, महात्म बनेगा या महात्मय बनेगा। तो महात्मा, महा प्लस आत्मा का मतलब होगा महात्मा। इसका जो शब्द होगा वो बी आपका सही बनेगा। वर्तनी कौन सी बनकर तैयार होगी, बी, यानी 14वें का होगा आपका बी अक्षर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 15वां, रमा प्लस ईस रमेश, इनमें कौन सी संधि है, बताइए। दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या यण संधि है। तो 15 का कौन सा होगा, 15 का होगा आपका सी, इसमें कौन सी है, गुण संधि है। यानी आपकी कौन सी है, रमेश में कौन सी संधि होती है, गुण संधि है, रमा प्लस ईस। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चारण का संधि विच्छेद कीजिए। उच्चारण का संधि विच्छेद कौन सा सही होगा, तो उच्च प्लस आरण होगा या उच्चा प्लस रण होगा या उच्चार प्लस रण होगा या उत् प्लस चारण होगा। तो उच्चारण का जो सही होगा वो होगा उत् प्लस चारण, ये आपका सही होगा। ठीक है, तो 16 का जो विकल्प होगा वो होगा आपका डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, रसोई घर में कौन सा समास है। अब रसोई घर की बात आएगी, यानी रसोई के लिए घर, तो तत्पुरुष होगा या बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व होगा या अव्ययी भाव होगा। यानी जिसमें किसी में अगला पद प्रदान होता है, किसी में पीछे का पद प्रदान होता है, यानी द्वितीय पद प्रदान होता है, किसी में दोनों पद प्रदान होते हैं, किसी में दोनों पद प्रदान नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह के आपके क्या है, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा समास पूछा गया है, रसोई घर के बारे में पूछा गया है। तो रसोई घर का मतलब क्या होगा आपका, इसमें है रसोई के लिए घर, यानी इसमें होगा कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। रसोई घर की बात हो रही है, रसोई के लिए घर। इसमें द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद प्रदान होंगे, जैसे माता पिता। बहुब्रीहि समास यानी कि लंबोदर, यानी लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश। इस तरह से आपका होता है। ठीक है, और इसमें आपका क्या होगा, उपसर्ग वाले जितने शब्द होते हैं वो आपके अव्ययी भाव समास में आते हैं, जिसमें उपसर्ग लगा हुआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 18, नील गाय में कौन सा समास है। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, नील गाय। नील गाय में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है या फिर आपका द्विगु समास है। नील गाय में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या फिर आपका द्विगु समास है। नील गाय में कौन सा समास है, तो नील गाय की बात हो रही है, तो नील गाय में आपका कौन सा समास होगा, बताइए जरा। नील गाय में कौन सा समास होगा, ये देखिए आप। तो नील गाय में मतलब नीली है गाय, यानी गाय कैसी है आपकी, नीली है। तो इसमें कौन सा समास होगा, इसमें जो समास होगा वो होगा आपका कर्मधारय, यानी कौन सा है, इसमें कर्मधारय है। गाय कैसी है, नीली। गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसी है, नीली है, इसलिए यहाँ पर होगा आपका कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर यानी पीत अंबर जिसका वह अर्थात विष्णु, उसे कौन सा समास होगा। पीताम्बर की बात हो रही है और उसमें बताया गया है अर्थात अंबर यानी विष्णु के लिए यह शब्द उपयोग हो रहा है, तो इसमें कौन सा समास होगा आपका, तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव होगा, कर्मधारय होगा या बहुब्रीहि होगा। तो इसमें जो शब्द होगा वो होगा आपका बहुब्रीहि, यानी जब दोनों पद प्रदान ना हो, किसी तीसरे की बात होगी तो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में कौन सा कारक है। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, इसमें कौन सा कारक है, बताइए। अपादान कारक है, अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है या संबंध कारक है। तो इसमें कौन सा कारक होगा, 20 का क्वेश्चन बताइए। तो 20 का आपका कौन सा होगा, ए सही होगा, बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा। तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपका पर आएगा वहाँ पर आपका अधिकरण होता है। अधिकरण कौन सा कारक होगा आपका, अधिकरण कारक होगा। यानी इस पर क्या है, ये आधार व्यक्त हो रहा है, किस पर आप व्यक्त हो रहा है, आधार चारपाई पर। यानी पेड़ पर चिड़िया बैठी है तो इसमें भी आपका अधिकरण समास होगा। मेज पर पुस्तक रखी है तो भी आपका अधिकरण होगा। और अगर आपका आ जाए कि छत पर चिड़िया बैठी है तो भी आपका अधिकरण होगा। ठीक है, यानी क्योंकि आधार व्यक्त हो रहा है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है तब भी अधिकरण है। पेड़ पर बच्चा वो
पेड़ पर पक्षी बैठा है तब भी यही बनेगा, चारपाई पर व्यक्ति बैठा है तब भी आपका यही बनेगा। ठीक है, यानी जहाँ पर भी पर शब्द आएगा बीच में, यानी आधार व्यक्त होगा, यानी आप चारपाई पर बैठे हैं तब भी, चारपाई पर व्यक्ति बैठा है, अगर यहाँ पर ये आ जाता तब भी आपका अधिकरण समास वो अधिकरण कारक होता। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी आधार व्यक्त होगा वहाँ पर आपका कौन सा होगा, आपका होगा अधिकरण कारक होगा। ठीक है, और अगर इसमें आपका अपादान की बात आ जाए तो जहाँ पर कोई व्यक्ति आपसे अलग हो रही है वहाँ पर अपादान होता है। जैसे मान लीजिए पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, या राम घर से वो राम गांव से गया, यानी गांव से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। कोई चीज़ जब अलग होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, यानी पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से फल गिरता है, या पेड़ से व्यक्ति गिरता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो संबंध, जहाँ पर जैसे संबंध यानी जिसके लिए कोई वस्तु आए, जिससे जिसका संबंध हो, जैसे मान लीजिए ये राम का पेन है तो उसका संबंध हो रहा है, ये राम की किताब है, ये मोहन की पुस्तक है, ये मोहन की मम्मी है, ये मोहन के पापा हैं, तो यहाँ पर संबंध हो रहा है, तो वहाँ पर आपका संबंध कारक होता है। इस तरह से आप कारक को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया। वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए अभी मैंने बताया, यानी जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी चीज़ से अलग हो रहा है वहाँ पर कौन सा कारक होगा, अभी मैंने बिल्कुल समझाया 1 मिनट पहले, यानी जस्ट पहले पिछले क्वेश्चन में। कौन सा होगा इसमें, वह घर से बाहर गया, यानी घर से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वहाँ कर्ता होगा, कर्म होगा, कारण होगा, या करण होगा, या अपादान कारक होगा। तो 21 का जो आपका होगा वो डी होगा, यानी अपादान कारक, क्योंकि वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। मैंने बताया जहाँ से कोई व्यक्ति अलग हो रहा है, जैसे गाँव से मोहन चला गया, या विद्यालय से बच्चे चले गए, यानी वहाँ से वो अलग हो रहे हैं। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिर गया, या फिर आपका पेड़ से पत्ता गिरा, या पेड़ से फल गिर गया, या छत से ईंट गिर गई, या छत से कुर्सी गिर गई, या मेज से पुस्तक गिर गई, तो यहाँ सब जहाँ से जो चीज़ से बीच में आएगा, ये समझिए पहचान सूचक शब्द है ये, वहाँ पर आपका अपादान कारक होगा, यानी जहाँ से जो चीज़ गिर रही है उसमें अपादान कारक होता है। जैसे मान लीजिए अब इसमें तो थोड़ा सा अगर वो टप कर देता तो ये पूछ लेता आपसे कि ये बताओ इसमें किस में अपादान कारक है, वो यहाँ लिख देता बाहर, यहाँ लिख देता बहे, यहाँ लिख देता वो घर, तो जिससे जो चीज़ अलग होती है उसी में अपादान कारक होता है। जैसे मान लो घर से गया तो घर में आपका अपादान कारक होगा, अगर पेड़ से फल गिर रहा है तो पेड़ में अपादान कारक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, बताइए अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है सोम होगा, हुतासन होगा, अक्षी होगा, या आलय होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची सोम होगा, हुतासन होगा, अक्षी होगा, या आलय होगा। तो 22 का देखिए, 22 का आपका होगा बी। 22 का कौन सा होगा? हुतासन। हुतासन ही आपका क्या है, अग्नि, पावक, दहन, ज्वाला या हुतासन, ये सब क्या है आपका अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है, जो जलज है, या पीयूष है, या जलधि है, या फिर जलद है, ये पूछा जा रहा है। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? 23 का, तो 23 का आपका जलज, यानी जलज जो है वो आपका कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, और ये आपका जलधि अगर हो गया तो ये आपका समुद्र का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, और जलद की बात हो गई तो ये बादल का पर्यायवाची हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, बाजीगर, राजराज, या मधवा, या विनायक। इंद्र का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो इंद्र को क्या कहते हैं, दूसरा रूप दूसरे नाम से जानते हैं, वो मधवा भी कहते हैं। इंद्र को क्या कहते हैं? मधवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका घर का पर्यायवाची शब्द है नग, निकेतन, इला, या बिहार। ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं, आपको घर का जो पर्यायवाची होगा वो आपका क्या होता है? निकेतन। निकेतन भी कहते हैं, बाड़ी कहते हैं, घर कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है वो आपके घर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 26वां हरिण का पर्यायवाची शब्द है। हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिरंग है, खग है, हंस है, या मृग है। हरिण का पर्यायवाची, तो 26 का आपका कौन सा होगा?
26 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? 26 का होगा डी, मृग, यानी हरिण का मतलब होता है मृग। 27वां क्वेश्चन देखिए, उपकार का विलोम है। उपकार का विलोम क्या होगा? प्रतिकार, परोपकार, अपकार या अनुपकार। उपकार का विलोम, तो उपकार का जो विलोम होगा वो होगा आपका अपकार। उपकार का जो विलोम शब्द होता है वो अपकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां, आगत का विलोम है। आगत का विलोम क्या होगा? अनागत, विगत, स्वागत या व्रत। आगत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आगत का अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा आपका? आगत का विलोम शब्द, तो आगत का जो विलोम शब्द होगा 28 का कौन सा सही होगा? वो होगा अनागत। आगत का मतलब होता है विलोम अनागत। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां। 29वां क्वेश्चन आपका दिया है, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? आपेक्ष होगा, निरपेक्ष होगा या असापेक्ष होगा या कुसापेक्ष होगा। तो सापेक्ष का होगा निरपेक्ष। 29 का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, निरपेक्ष कहते हैं सापेक्ष को, विलोम। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मरण। स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? भूलना होगा, अस्मरण होगा, विस्मरण होगा या सुस्मरण होगा। तो स्मरण का आप बताइए कौन सा होगा? तो 30 का आपका आंसर होगा कौन सा? सी वाला, विस्मरण होता है। स्मरण का मतलब विलोम जो होगा वो आपका विस्मरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अथ। अथ का विलोम शब्द क्या होता है? पथ होता है, अंत होता है, आरंभ होता है या इति होता है। अथ, अथ का विलोम क्या होगा? तो 31 का जो आपका होगा वो होगा इति। अथ का मतलब क्या होता है? इति। ठीक है, विलोम शब्द इसका हो गया इति। तो ये आज मैंने 31 क्वेश्चन रखे थे आपके। जो भी आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, या फिर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर हरियाणा टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी हिंदी से आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें और आने वाली वीडियो जिससे आपको मिल सके, और ये भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।